Cloning vector. You know that plasmids and bacteriophage have the ability to replicate within bacteria cell independent of the control of chromosomal DNA. अब इन्होंने कहा कि जो प्लाज्मिड्स होते हैं और जो बैक्टीरियोफेज होते हैं हैव एबिलिटी, उनके पास काबिलियत है किस चीज़ की, टू रेप्लिकेट, मतलब वो अपनी कॉपी बना सकते हैं। कहाँ पर? विद इन बैक्टीरिया सेल, मतलब बैक्टीरिया के अंदर हमने क्या डाल दिया, प्लाज्मिड डाल दिया और बैक्टीरियोफेज डाल दिया। तो ये दोनों बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड बैक्टीरिया के सेल के अंदर जाके भी अपने आप अपनी कॉपी बना सकते हैं। फिर इन्होंने कहा इंडिपेंडेंट होते हैं किस चीज़ के, कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। और वो बैक्टीरिया के न्यूक्लियस पे जिसके अंदर हमने डाला उस पर डिपेंड नहीं करेंगे, अपनी मर्जी के हिसाब से ये डिवाइड करते रहेंगे। फिर इन्होंने कहा बैक्टीरियोफेज बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल हैव वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरिया सेल। मतलब कि इन्होंने ये कहा कि जो बैक्टीरियोफेज है हमने किसी बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया तो वो जो अपनी कॉपी बनाएगा वो बहुत सारे नंबर की कॉपी बनाएगा। सम प्लाज्मिड में हैव ओनली 1 और 2 कॉपीज पर सेल। अंडरलाइन कर लो कि जो प्लाज्मिड है वो बैक्टीरिया के अंदर कितनी कॉपी बना सकता है, अपनी 1 या फिर 2। वेयर एज अदर में हैव 15 to 100 कॉपीज पर सेल। लेकिन उसके अलावा जो दूसरे जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कितनी कॉपी बना सकता है, 15 से लेके 100 कॉपी तक बना सकता है। तो पूछा जाएगा बताओ कौन सा क्लोनिंग वेक्टर ऐसा है जो अपनी जिसके कॉपी नंबर बहुत ज़्यादा हैं। तो कौन है? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के कॉपी नंबर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो प्लाज्मिड होते हैं उसके कॉपी नंबर कम होते हैं। दियर नंबर कैन गो इवन हायर, और जो उनके नंबर है इससे भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। If we are able to link an alien piece of DNA with bacteriophage और plasmid DNA, अगर हम क्या करें, एक बाहर से अलग सा पीस लिया हमने डीएनए का, अगर हम उसे जोड़ दें किसके साथ, बैक्टीरियोफेज के साथ जोड़ दें या फिर हम प्लाज्मिड वाले डीएनए के साथ जोड़ दें, वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। अब जो हमने डीएनए जोड़ा वो प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया और एक प्लाज्मिड ने अपनी 100 कॉपी बनाई, तो जो डीएनए हमने जोड़ा था उसकी भी कितनी कॉपी बन गई, 100 कॉपी बन जाएंगी। या फिर एक डीएनए को हम बैक्टीरियोफेज के साथ जोड़ दें, बैक्टीरियोफेज ने अपनी 1000 कॉपी बनाई, तो जो डीएनए हमने ऐड करा था उसकी कितनी कॉपी बन जाएंगी, 1000 कॉपी बन जाएंगी। तो अंडरलाइन कर लेना कि अब नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड, जितना प्लाज्मिड का कॉपी नंबर होगा बैक्टीरियोफेज का कॉपी नंबर होगा उतनी ही बार जो हमारा डीएनए जो हमने ऐड करा उसकी भी इतनी ही कॉपी बन जाएंगी। वेक्टर्स यूज्ड एट प्रेजेंट, आज के टाइम पे जो वेक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं आर इंजीनियर्ड इन सच अ वे, उन्हें हम इस तरीके से बनाते हैं दैट दे हेल्प इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए, कि जो डीएनए हमें ऐड करना है एक तो वो बहुत आसानी से ऐड हो जाए, पहला पॉइंट। एंड सेलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट, दूसरी चीज़ वो किस में मदद करे, रिकॉम्बिनेंट को पहचानने में मदद करे, किस में से, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स में। अभी हम आगे समझेंगे कि रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या होते हैं। तो ये किसकी पहचान बता दी, वेक्टर की। वेक्टर कैसा होना चाहिए कि एक तो डीएनए जोड़ने में आसानी हो, दूसरी चीज़ क्या कि रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट में हम आसानी से फ़र्क निकाल सकें। ठीक, द फॉलोइंग आर द फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर। पहला फीचर जो है वो क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब इन्होंने समझाया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI अंडरलाइन कर लेना। दिस इज़ अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट। ठीक, क्रोमोसोम या डीएनए का ये वो सीक्वेंस है जहाँ से रेप्लिकेशन मतलब जो डीएनए है वो अपनी कॉपी बनाना शुरू करेगा। एंड एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक टू दिस सीक्वेंस, जब हम किसी डीएनए को इस वाले सीक्वेंस के साथ जोड़ देंगे तो जब क्रोमोसोम अपनी कॉपी करेगा तो जो हमने डीएनए जोड़ा उसकी भी कॉपी बन जाएगी। कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल, इसकी मदद से हम अपनी डीएनए जो हम ऐड कर रहे हैं उसकी कॉपी बना सकते हैं। दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए। अंडरलाइन कर लो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाएगा बताओ कौन रेस्पॉन्सिबल है, जो मतलब क्या चीज़ ऐसी है जो कॉपी नंबर को कंट्रोल करेगा। तो जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ये रेस्पॉन्सिबल होगा किस चीज़ के लिए, कॉपी नंबर को कंट्रोल करने के लिए, कि कितनी कॉपी हमें जो डीएनए हमने जोड़ा है उसकी कितनी कॉपी बननी है, 100 बननी है या फिर 50 बननी है। सो इफ़ वन वांट टू रिकवर मैनी कॉपीज ऑफ द टारगेट डीएनए इट शुड बी क्लोन्ड इन अ वेक्टर हुज ओरिजिन सपोर्ट हाई कॉपी नंबर। लेकिन अगर हमें जो डीएनए हम जोड़ रहे हैं उसके कॉपी हमें बहुत सारी चाहिए तो हमें ऐसे वेक्टर के साथ जोड़ना चाहिए जो वेक्टर सपोर्ट करता हो किसको, हाई कॉपी नंबर को। फिर वही पुरानी वाली बात आ गई जो भी हमने कहा था कि अगर बैक्टीरियोफेज 100 बार कॉपी बना सकता है, हमने एक डीएनए उसके साथ जोड़ दिया तो पूरे बैक्टीरियोफेज ने 100 कॉपी करी, तो बैक्टीरियोफेज के साथ साथ जो डीएनए हमने जोड़ा उसकी भी कितनी कॉपी बन जाएंगी, 100 कॉपी बन जाएंगी। तो हमें कैसा वेक्टर लेना चाहिए जो हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट कर सके। अब सेकेंड आता सेलेक्टेबल मार्कर्स।
In addition to ORI, the vectors require a selectable marker which help in identifying and eliminating non-transformant and selectively permitting the growth of transformant. अब अंडरलाइन करना, देखो ये किस चीज़ में हेल्प करेगा, मदद किस में करेगा, दो काम में। पहला काम क्या, आइडेंटिफाई कि पहचानना, दूसरा काम क्या, एलिमिनेट करना मतलब कि बाहर निकालना, किसको, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को। सबसे क्या करेगा ये, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को पहचानेगा और पहचान के इन्हें बाहर निकाल देगा। सेलेक्टिवली परमिट, और सिर्फ अलाउ करेगा किसको, ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट, कि जो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं उनकी ग्रोथ को ये अलाउ करेगा और जो ट्रांसफॉर्म नहीं हुए उनको ये पहचानेगा और फिर इन्हें एलिमिनेट कर देगा। फिर इन्होंने समझाया कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ DNA इज इंट्रोड्यूस इन अ होस्ट बैक्टीरियम। अब इन्होंने कहा कि कोई बैक्टीरिया है, उसके अंदर मैं बाहर से DNA डाल दूँ तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ बैक्टीरिया के अंदर DNA चला गया, जिनके अंदर चला गया वो क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेंट, और जिनके अंदर DNA नहीं गया वो क्या होगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक, दोबारा समझ लो, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इज अ प्रोसीजर, ये एक तरीका है थ्रू विच, जिसके जरिए हम क्या करेंगे, पीस ऑफ DNA इज इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट बैक्टीरियम। इसके जरिए हम DNA का जो एक टुकड़ा वो हम कहाँ डाल सकते हैं, होस्ट वाले बैक्टीरिया के अंदर डाल सकते हैं। जिस बैक्टीरिया के अंदर DNA चला जाएगा वो क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेंट, और जिसके अंदर नहीं जाएगा वो क्या होगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। Normally, the genes encoding resistance to antibiotic such as ampicillin, chloramphenicol, tetracycline और कैनामाइसिन। अब इन्होंने कहा कि कुछ जीन ऐसे होते हैं जिनकी वजह से बैक्टीरिया को क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस, मतलब कि प्रतिरोध, मतलब कि ये वाली जो एंटीबायोटिक होगी उस वाले बैक्टीरिया के ऊपर काम नहीं करेंगी। कौन कौन सी एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, एम्पिसिलिन काम नहीं करेगी, क्लोराम्फेनिकॉल काम नहीं करेगी, टेट्रासाइक्लिन काम नहीं करेगी और कैनामाइसिन भी काम नहीं करेगी। इससे हमें ये भी पता चल गया कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, एंटीबायोटिक है। अगर पूछने लगे बताओ इनमें से एंटीबायोटिक कौन कौन सी हैं, तो इनमें से कहीं ना कहीं ये होंगी। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे सिलेबस के हिसाब से। आर कंसिडर्ड यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारे के सारे क्या हैं, सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं, किसके लिए, इकोलाई के लिए। अब जो अगली लाइन है इससे क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। द नॉर्मल इकोलाई डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक। इन्होंने ये कहा कि जो नॉर्मल वाला इकोलाई होगा उसके पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है इन सब एंटीबायोटिक के लिए। मतलब अगर हम एम्पिसिलिन डालेंगे नॉर्मल वाले इकोलाई पे तो वो मर जाएगा, क्लोराम्फेनिकॉल डाल दें, टेट्रासाइक्लिन डाल दें या फिर कैनामाइसिन डाल दें, इन सब के डालने की वजह से नॉर्मल वाला जो इकोलाई होगा वो मर जाएगा। क्यों मर जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई भी इससे बचने के वाले जीन नहीं है। देखो इन्होंने ये कहा कि जो नॉर्मल इकोलाई है डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दिस एंटीबायोटिक, कि जो नॉर्मल वाला इकोलाई है उसके पास कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिस वजह से ये सारी एंटीबायोटिक उसके ऊपर काम नहीं करेगी। मतलब कि अगर हम उसके ऊपर एम्पिसाइलिन डालेंगे तो वो मर जाएगा, क्लोराम्फेनिकॉल डालेंगे तो मर जाएगा, टेट्रासाइक्लिन या कैनामाइसिन डालेंगे तो भी वो मर जाएगा। ठीक, अब उसके बाद आती है क्लोनिंग साइट। इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन DNA वेक्टर नीड्स टू हैव वेरी फ्यू प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर द कॉमनली यूज रेस्ट्रिक्शन साइट। ठीक, अभी हमने पढ़ा था कि ORI कैसे होने चाहिए, जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी नंबर हो, हाई कॉपी नंबर। लेकिन अगर हम क्लोनिंग साइट की बात करें या रिकॉग्निशन साइट की बात करें तो वेक्टर कैसे होना चाहिए, टू हैव वेरी फ्यू, कि बहुत कम हो, प्रेफरेबली सिंगल, हम उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, उसे ज़्यादा तवज्जो देंगे जिसके पास कितनी रिकॉग्निशन साइट होगी, एक। फिर सवाल आता है कि रिकॉग्निशन साइट क्या होती है। कल हमने पढ़े थे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, जो DNA को काटते हैं। DNA को कैसे काटेंगे, पहले वो अपना वो ढूंढेंगे कोड, कि उनके कोड अगर होंगे तो वो काटेंगे। तो वो जो उनके कोड थे उनको हम क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन साइट। अच्छा, अब इन्होंने कहा प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट। अब इन्होंने कहा एक DNA का बहुत लंबा धागा था, उस पर 2 रिकॉग्निशन साइट थी, तो वो जो एंजाइम है वो DNA को कहाँ से काटेगा, 2 जगह से काटेगा। तो 2 जगह से काटेगा, DNA के कितने टुकड़े बनेंगे, 3 टुकड़े। अब जो होगा हमारी जो स्टडी होगी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। लेकिन अगर एक DNA के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही रिकॉग्निशन साइट होगी तो वो एक जगह काटेगा। जब हम एक धागे को एक जगह से काटेंगे तो कितने हमें पास टुकड़े मिलेंगे, 2। तो उससे जो होगी थोड़ी बहुत इतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी हमें 3 में स्टडी करने में दिक्कत होगी। तो इन्होंने कहा प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट, अगर एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट होगी वेक्टर के अंदर, विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट, उसकी वजह से बहुत सारे टुकड़े बन जाएंगे, विच विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग, उसकी वजह से हमारे जीन क्लोनिंग में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलने को मिलेगी। द लाइगेशन ऑफ एलियन DNA कैरिड आउट
at a restriction site present in one of the two antibiotic resistance gene. For example, you can ligate a foreign DNA at BAM-H1 site of tetracycline resistance gene in vector PBR322. अच्छा, साइड में आओ, जो डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम देखो। ठीक, सबसे पहली बात, ये जो डायग्राम बनी हुई है, ये डायग्राम में क्या दिखाया है? एक वेक्टर दिखाया। क्या है ये? एक वेक्टर PBR322। P वर्ड यूज हो रहा है प्लाज्मिड के लिए, प्लाज्मिड, बाउरिक, रेडरिक 322। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है AMPR और TETR। AMP क्या है? एम्पीसाइलिन को दिखाएगा, और TET किसको दिखाएगा? टेट्रासाइक्लिन। AMP एम्पीसिलिन और ये टेट्रासाइक्लिन। PST1, PVU1, ये सारे क्या हैं? ये रिकॉग्निशन साइट है। रिकॉग्निशन साइट मतलब कि ये जगह ऐसी है PST1 वाली, जहाँ पे कौन सा एंजाइम काटेगा? PST1 वाला एंजाइम इस जगह को काट देगा। PVU1 वाली जगह ऐसी है जहाँ पे PU1 वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन सबको काट देगा। तो पूछा जाएगा, बताओ एम्पीसिलिन के ऊपर कितनी रेस्ट्रिक्शन साइट है? तो कितनी साइट है? 2। कौन कौन सी? PST1 और PVU1। उसी तरीके से पूछा जाएगा कि जो टेट्रासाइक्लिन है उसके ऊपर कितनी रेस्ट्रिक्शन साइट होती हैं? तो 2 साइट है। कौन कौन सी? BAM-H1 और Cy1। ठीक, उसके अलावा 3 साइट ऊपर और दिखा रखी हैं, EcoR1, ठीक, जो हम पढ़ चुके हैं, अभी पीछे पढ़ी थी। Clay1 और Hind3। जो सबसे पहले एंजाइम डिस्कवर हुआ था वो कौन सा था? Hind2। और यहाँ पे कौन सा दिखा रखा है? Hind3। तो कंफ्यूज मत होना, बहुत ज़्यादा आराम से, मतलब नॉर्मल रहना। फिर उसके साथ देखो, यहाँ पे इन्होंने ROP वाली जगह पे क्या दिखा रखा है? PVU2। ऊपर क्या है? एम्पीसिलिन के पास क्या है? PVU1, और यहाँ पे क्या है? PVU2। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने के चांसेस रहेंगे। PVU2 से रिलेटेड एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन जो लिखी हुई है वो उसके कैप्शन में लिखी हुई है, कैप्शन में पढ़ो। ROP कोड्स फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। अब इन्होंने कहा कि जो ROP वाले कोड होंगे वो क्या बनाएंगे? वो कुछ ऐसे प्रोटीन बनाते हैं जो किस में इन्वॉल्व होंगे? रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। मतलब ये जो प्लाज्मिड जब अपनी कॉपी बनाएगा उस टाइम पे जो प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी वो सारे प्रोटीन कहाँ से बनेंगे? ROP या PVU2 वाली साइड से। क्वेश्चन देखो कैसा आएगा, अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जो प्लाज्मिड है वो PBR322 है। बताओ कौन सी रिकॉग्निशन साइट ऐसी है जहाँ पे हम, मतलब कौन सा एंजाइम हम डालें जिस वजह से रेप्लिकेट होने के टाइम पे जो प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है वो प्रोटीन ना मिले। अगर हम PVU2 डालेंगे तो ROP कट जाएगा। जब ROP कट जाएगा तो वाले प्रोटीन नहीं बनेंगे। प्रोटीन नहीं बनेगा तो जो प्लाज्मिड है वो अपनी कॉपी सही से नहीं बना पाएगा। तो आराम से समझ लेना, दोबारा समझ लो। क्वेश्चन कैसा आएगा कि बताओ कौन सी जगह ऐसी है, कौन सी रिकॉग्निशन साइट ऐसी है, या कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसा है। अगर हम PBR322 के ऊपर डाल दें तो जो इसका प्लाज्मिड है उसे अपनी कॉपी बनाने में दिक्कत हो, या उसको जो कॉपी बनाते वक्त प्रोटीन चाहिए वो नहीं मिलेंगे, तो वो कौन सी वाली साइट है? PVU2 वाली साइट है। अच्छा, अब देखो, द लाइगेशन ऑफ एलियन DNA is carried out at a restriction site present in one of the two antibiotic resistance gene। लाइगेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। एलियन का मतलब बाहर से कोई अलग सा DNA लाके। अब इन्होंने कहा कि कोई हम बाहर से DNA लाने के बाद हमने जोड़ा। इज़ कैरिड आउट एट अ रेस्ट्रिक्शन साइट, हमने कहाँ पर जोड़ा? किसी रेस्ट्रिक्शन साइट पे जोड़ा। ऑफ द 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, हमारे पास 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, एक एम्पीसिलिन वाला और एक टेट्रासाइक्लिन वाला। हमने लाके किसी पे भी जोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन लाइगेट अ फॉरेन DNA एट BAM-H1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन। हमने क्या करा? एक बाहर से हम DNA लाए, DNA लाके हमने कौन सी वाली जगह पे जोड़ा? BAM-H1 वाली साइट पे जोड़ा। BAM-H1 वाली साइट कौन से वाले जीन के लिए रेस्पॉन्सिबल है? टेट्रासाइक्लिन वाले जीन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ठीक, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कौन से होंगे? जिसके अंदर DNA सही तरीके से जुड़ जाएगा वो क्या होंगे? रिकॉम्बिनेंट। और जिनके अंदर DNA सही तरीके से नहीं जुड़ेगा वो क्या होंगे? नॉन रिकॉम्बिनेंट। दोबारा समझ लो, DNA सही से जुड़ जाएगा तो रिकॉम्बिनेंट, और नहीं जुड़ेगा तो नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब उन्होंने कहा द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन DNA। अब इन्होंने कहा कि जब हमने टेट्रासाइक्लिन वाली जगह पे एक DNA को ऐड कर दिया तो जो बैक्टीरिया था उसके पास जो टेट्रासाइक्लिन वाला रेजिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। अंडरलाइन कर लेना कि जो रिकॉम्बिनेंट वाले होंगे उनके पास विल लूज, क्या खो देंगे? वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खो देंगे। किस वजह से खोएंगे? ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन DNA। ये चीज़ पूछी जाती है कि बताओ हमने अगर टेट्रासाइक्लिन वाली जगह पे कोई DNA ऐड कर दिया तो क्या होगा? तो वो जो रेजिस्टेंस होगा वो खो देगा। क्यों खो देगा? क्योंकि वहाँ पर हमने एक बाहर से लाके DNA को ऐड कर दिया। फिर इन्होंने कहा बट कैन स्टिल बी सेलेक्टेड आउट, लेकिन हम इन्हें अब भी पहचान सकते हैं। किन से?
नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले से पहचान सकते हैं। देखो इनका कहने का मतलब क्या कि हमने एक बोतल ली, उसमें कितना ml DNA है, 5 ml वो था प्लाज्मिड है उसके अंदर, मतलब एक सॉल्यूशन है, 5 ml सॉल्यूशन है, उसके अंदर क्या बहुत सारे प्लाज्मिड है, 100 या फिर 1000 प्लाज्मिड है। हमने क्या करा, ऊपर से 2 ml बूंद डाल दी किसकी, डीएनए की। अब कुछ प्लाज्मिड के पास जाके डीएनए जुड़ जाएगा और कुछ पे नहीं जुड़ेगा, तो हमें दोनों को अलग अलग करना है। जिनमें जुड़ जाएगा वो क्या है, रिकॉम्बिनेंट, और जिनमें नहीं जुड़ेगा वो क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो वो यही कह रहे हैं कि अब हमें इन दोनों में फ़र्क निकालना है, तो फ़र्क कैसे निकालेंगे। 1 बाय प्लेटिंग। अच्छा, अब इन्होंने कहा कैन बी सेलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट, कि जिनके अंदर डीएनए चला गया, जो रिकॉम्बिनेंट है उन्हें हम निकाल सकते हैं, फ़र्क पहचान सकते हैं। किससे फ़र्क पहचान सकते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट वालों से। कैसे, 1 बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। उसे हम कहाँ ग्रो कराएंगे, टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम के ऊपर ग्रो कराएंगे। द ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम आर देन ट्रांसफर ऑन अ मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। अब इन्होंने कहा कि जो ट्रांसफॉर्मेंट है हम उसे अब किस पे ग्रो कराएंगे, एम्पिसिलिन वाले मीडियम पे ग्रो कराएंगे। एम्पिसिलिन के बाद किस पे ग्रो कराएंगे, टेट्रासाइक्लिन पे। अब देखो यहाँ से अंडरलाइन करना, क्वेश्चन यहाँ से आएगा, द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पिसाइलिन कंटेनिंग मीडियम बट डू नॉट ग्रो ऑन कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। पूछा जाएगा कि जो रिकॉम्बिनेंट है वो कौन से वाले मीडियम में ग्रो करेंगे, तो जो रिकॉम्बिनेंट है वो ग्रो करेंगे एम्पिसिलिन में, और कहाँ पर ग्रो नहीं करेंगे, टेट्रासाइक्लिन में। तो ये सारी बात पूछी जाती है, अंडरलाइन कर लेना। ठीक, ये किसके बारे में था, रिकॉम्बिनेंट के बारे में। अब दूसरी चीज़ इन्होंने कही नॉन रिकॉम्बिनेंट के बारे में, बट लेकिन जो अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक, और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे वो किस पे ग्रो करेंगे, वो दोनों वाले मीडियम में ग्रो कर सकते हैं, दोनों ही एंटीबायोटिक में ग्रो कर सकते हैं, चाहे वो एम्पिसिलिन हो चाहे वो टेट्रासाइक्लिन हो। ये चीज़ पूछी जाती है तो अंडरलाइन कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिकॉम्बिनेंट कहाँ ग्रो करेगा, एम्पिसिलिन में, और कहाँ ग्रो नहीं करेगा, टेट्रासाइक्लिन में। लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे वो दोनों ही एंटीबायोटिक में ग्रो करेंगे। In this case, one antibiotic resistance gene help in selecting the transformant, whereas the another antibiotic resistance gene gets inactivated due to insertion of alien DNA and helps selection of recombinant। ठीक है, मुझे बहुत लगते हैं कि इस बार आता ही वाली लाइन, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस लग रही थी कि ये जो भी हुआ 2020-21 में कि इस बार पूछी जाएगी, लेकिन अभी नहीं पूछी गई, तो अब के चांस है शायद पूछ ले, अब नहीं तो 1-2-3 साल में ज़रूर पूछेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, अभी तक नहीं आई। देखो इन्होंने कहा 2 रेजिस्टेंस जीन थे, एक एम्पिसिलिन वाला और एक टेट्रासाइक्लिन वाला। इन्होंने कहा 1 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प इन सेलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट। एक जीन जो है वो किसको पहचानने में मदद करेगा, ट्रांसफॉर्मेंट को, और जो दूसरा वाला जीन है जो क्या हुआ, इनएक्टिवेट ड्यू टू इंसर्शन, वहाँ पे हमने एक डीएनए जोड़ा। डीएनए हमने कहाँ पर जोड़ा, टेट्रासाइक्लिन में, तो वो जहाँ पे हमने डीएनए जोड़ा वो हमें किसके बारे में बताएगा, रिकॉम्बिनेंट के बारे में बताएगा, और जहाँ पर हमने डीएनए नहीं जोड़ा वो हमें किसके बारे में बताएगा, ट्रांसफॉर्मेंट के बारे में। जहाँ हम डीएनए नहीं जोड़ रहे हैं, जो नॉर्मल है, वो किसके बारे में बताएगा, ट्रांसफॉर्मेंट के बारे में, और जहाँ हमने डीएनए जोड़ दिया, जो इनएक्टिवेट हो गया, वो किसके बारे में बताएगा, रिकॉम्बिनेंट के बारे में। आराम से पढ़ लो, एक बार और देख लो लाइन। इन्होंने कहा इन दिस केस 1 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, 2 जीन थे, 2 में से एक जीन हेल्प इन सेलेक्टिंग ट्रांसफॉर्मेंट, वो हमें किसके बारे में बताएगा, ट्रांसफॉर्मेंट के बारे में बताएगा। वेयर एज द अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, उसके अलावा जो दूसरा वाला जीन उसके बारे में बताया गेट इनएक्टिवेट ड्यू टू इंसर्शन। जो दूसरा वाला जीन है वो क्या हो गया, इनएक्टिवेट। इनएक्टिवेट क्यों हो गया, क्योंकि हमने उसके अंदर बाहर से लाके डीएनए डाला। बाहर से हमने डीएनए किसके अंदर ऐड करा था, टेट्रासाइक्लिन के अंदर हमने ऐड करा था, तो वो हमें किसके बारे में बताएगा, रिकॉम्बिनेंट के बारे में बताएगा। तो जिसमें भी हम डीएनए ऐड कर देंगे वो किसके बारे में बताएगा, रिकॉम्बिनेंट के बारे में, और जिसमें हम डीएनए ऐड नहीं करेंगे वो किसके बारे में बताएगा, ट्रांसफॉर्मेंट के बारे में। ठीक, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अच्छा, अब ये जो अभी हमने पढ़ा ये बहुत प्लेटिंग वगैरह करके होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला होता है, कम्बरसम प्रोसेस होता है। अब इसके अलावा एक दूसरा आसान प्रोसेस है, बहुत हल्का प्रोसेस है, वो समझना। इन्होंने कहा सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज कम्बरसम प्रोसीजर बिकॉज इट रिक्वायर्स साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑन 2 प्लेट्स हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक। अब इन्होंने कहा कि हम किसको पहचानना है, रिकॉम्बिनेंट को अलग निकाल रहे हैं ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक, कि ये जो जीन वाला तरीका है जिसमें हम एंटीबायोटिक वाले जीन को इनएक्टिवेट कर देते हैं, ये कैसा प्रोसेस है, कम्बरसम प्रोसेस, मतलब बहुत ज़्यादा उलझा हुआ प्रोसेस है। क्यों उलझा हुआ है, इट रिक्वायर साइमल्टेनियस, कि इसमें हमें लगातार एक साथ 2 बार 2 अलग अलग प्लेट पे प्लेटिंग करनी पड़ेगी, और दोनों प्लेट पे अलग अलग एंटीबायोटिक होती है। Therefore, alternative selectable markers have been developed which differentiate recombinant from non-recombinant
ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। ठीक, जहाँ पे भी बेसिस आ जाएगा वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा ऑल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर, जो हमने दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर बनाए हैं, विच डिफ्रेंशिएट, जो फ़र्क निकालेंगे किसके बीच में, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच में। किस बेसिस पे फ़र्क निकालेंगे, ऑफ देयर एबिलिटी, कि उनके अंदर एबिलिटी होगी, क्या एबिलिटी होगी, कलर प्रोड्यूस करने की, किसकी प्रेजेंस में, क्रोमोजेनिक सबसेट के प्रेजेंस में। अब इन्होंने कहा इन दिस, इस वाले तरीके, इस मेथड में क्या होगा, इन दिस अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विथ कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब इन्होंने कहा इस तरीके में हम क्या करेंगे, एक डीएनए अपनी तरफ से फालतू वाला ऐड करेंगे। वो जो हम फालतू डीएनए अपनी तरफ से ऐड करेंगे वो किसके लिए कोड करता होगा, एक एंजाइम के लिए कोड करता होगा। क्या नाम है उस एंजाइम का, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना। दोबारा समझ लो कि जो दूसरा आसान वाला तरीका है उसमें क्या है, हम एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ऐड करेंगे, अपनी तरफ से फालतू डीएनए ऐड करेंगे, उसके अंदर क्या होगा, कोडिंग सीक्वेंस, मतलब वो जो डीएनए है वो किस चीज़ को बनाएगा, एक एंजाइम को बनाएगा। क्या नाम है उस एंजाइम का, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। This result into inactivation of gene for the synthesis of this enzyme which is referred to as insertional inactivation। अंडरलाइन कर लो। अब जब हमने कोई डीएनए ऐड करा उसकी वजह से क्या होगा, इस जीन, ये जो जीन था ये कैसे हो जाएगा, इनएक्टिवेट। जब इनएक्टिवेट हो जाएगा तो ये वाला एंजाइम नहीं बनेगा। अब जब एंजाइम नहीं बनेगा तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। मतलब हमने क्या करा, एक डीएनए को ऐड करा और वो जो जीन था वो कैसा हो गया, इनएक्टिवेट। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला गया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव ब्लू कलर कॉलोनीज इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्ट। अब इन्होंने कहा कि वो बैक्टीरिया जिसके अंदर डीएनए नहीं गया, जिसके अंदर डीएनए नहीं जाता, वो क्या होते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट। वो क्या देंगे, ब्लू कलर कॉलोनीज। ठीक, ध्यान से समझ लो कि ब्लू कलर वाली कॉलोनी कहाँ मिलेगी, वो उस बैक्टीरिया से मिलेगी जिसके अंदर डीएनए हमारा नहीं जाएगा, जिसके अंदर इंसर्ट नहीं होगा। इंसर्ट किसके अंदर नहीं होता, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट के अंदर इंसर्ट नहीं होता। तो जो इस वाले तरीके से जो कलर्ड कॉलोनीज बनाएंगे वो क्या होंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट। प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इनटू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। लेकिन अगर हमने अपनी तरफ से इंसर्ट कर दिया, डीएनए डाल दिया, डीएनए डालने की वजह से क्या हो जाएगा, ये इनएक्टिवेट हो जाएगा। किसके लिए इनएक्टिवेट हो जाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन के लिए वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। अब वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनाएगा। जब वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनाएगा तो वो कलर नहीं बनाएगा। तो जिनके अंदर डीएनए चला गया, जो ट्रांसफॉर्मेंट है या जो रिकॉम्बिनेंट है, वो कलर नहीं देंगे। दे आर आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। तो जो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज है वो क्या होंगी, जिनके अंदर कलर नहीं होगा, और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो कैसी होंगी, जिनके अंदर कलर होगा।